बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम उमीरुद्दीन। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला आया। फैसला बड़ा कैटेगोरिक है, टू द पॉइंट है, प्रिसाइज है, स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस होंगे। और ये जो मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत वो कर रहे हैं इलेक्शन शेड्यूल में, वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि 13 दिन पहले ज़ाया हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यूनिलैटरली जो कैंसलेशन की थी इलेक्शन की डेट 30 अप्रैल की, जो सदर ने अनाउंस की थी इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद, वो गलत किया था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था इन लाइट ऑफ आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके ऊपर अब हुकूमत का जो रद्द अमल है वो तो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इन तीनों जज साहिबान के खिलाफ अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर होना चाहिए। सुने। ये जो 3 जजेस का जो बेंच है, ये उन 4 जजेस के बेंच के फैसले को मान ही नहीं रहा। जिसे ये फैसला कहते हैं, ये फैसला नहीं है, वन मैन शो है। ये एक लाडले के इश्क में ये सब कुछ कर दिया जाए, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया जाए। मैं समझता हूँ कि इन 3 जजेस का फैसला जो है, इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। आज का जो फैसला है ये इनके खिलाफ, इन्हीं के खिलाफ चार्जशीट का दर्जा रखता है। यही नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा है कि इदारे का तकद्दुस मिट्टी में मिल गया है या मिल रहा है, और उन्होंने कुछ खुदा का खौफ भी दिलाया सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को अपनी इस मीडिया टॉक में। ये भी सुने। हम हमें मैसेज देते हैं जी कि हम जजेस पर जो तनकीद होती है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। किन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? ये मुज़ाहिर नकवी साहब का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे आप, जो आपके दाएं बैठा हुआ है। इस तरह के करप्ट जजेस की जब आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो फिर आप इदारे का क्या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? इदारे की जो सैंक्टिटी है वो तो मिट्टी में मिल गई। तो खुदा का खौफ करें भाई, आप क्या बातें कर रहे हैं, इस कौम को क्या बातें सुना रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि इस तरह के फैसलों का असर मजीद बुरा पड़ेगा मईशत पर, और डॉलर 500 पे जाएगा, सब्जी 500 रुपए फ़ी किलो आपको मिलेगी, और जुल्म आप पर होगा। पाकिस्तान की आवाम को कह रहे हैं, बड़ी फिक्र है उन्हें। ये भी सुन। मैंने अभी चंद दिन पहले कहा था, मैंने कहा अगर इस तरह के फैसले आएंगे ये डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। इस तरह के फैसले आएंगे सब्जियां भी 500 रुपए किलो बिकेंगी। ये सब इस तरह के फैसले आएंगे, चीनी, दालें, गंदम, आटा, बिजली, ये सब इंतहाई महंगी हो जाएंगी। हम सजा तो कहने को दे रहे हैं ना अपना नवाज शरीफ को, तो असल सजा तो पाकिस्तान के अवाम को मिल रही है। पाकिस्तानी कौम ही आपको सजा मिल रही है, आपको साजिशें इन्होंने की है, सजा आप पा रहे हैं। एक तो मियाँ साहब को बड़ी देर बाद इस तरह से मैंने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा है, और मियाँ साहब बड़े अरसे तक नहीं आ सके मेन स्ट्रीम मीडिया पर, और जो भी वो मीडिया टॉक करते थे वो कवर नहीं होती थी, लेकिन अब माशाल्लाह कवर हो रही है। लेकिन आते साथ ही वो जो धमाका खेज गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उससे मुझे ज़रा कुछ गुमान ये गुजरा है कहीं फिर से ना ऐसा हो कि मियां नवाज शरीफ। लेकिन अभी नहीं होता, फ़िलहाल अभी नहीं होता, क्योंकि अभी हालात, वाक़यात, मामलात बड़े मुख्तलिफ हैं। आजकल इमरान खान साहब आपको ज़रा थोड़ा मुश्किल से मेन स्ट्रीम मीडिया की स्क्रीन पर नज़र आएंगे। तो वो चीज़ें जो है ना, वो द साइड्स हैव टर्न्ड। जहाँ पे मियां नवाज शरीफ थे एक ज़माने में, आज से कुछ साल पहले, आज वहाँ पे एग्जैक्टली या उससे थोड़ा आगे आपको इमरान खान साहब नज़र आते हैं उसी साइड पे। और जहाँ पर इमरान खान साहब थे उस जगह पे अब आपको मियां नवाज शरीफ साहब तकरीबन आते हुए नज़र आते हैं। तकरीबन वहाँ पहुँच ही चले हैं, जल्दी वापसी वगैरह, ये सारी प्लानिंग वगैरह। और वो मैंने सुना है कि रमज़ान का आखिरी अशरा वो सऊदी अरेबिया में गुजार कर फिर वतन अज़ीज़ में तशरीफ़ लाएँगे, और अपने प्यारे कारकुनान के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर फिर इस मुल्क को जो है वो मुसीबतों से निकालेंगे। तो मियां नवाज शरीफ की वापसी का इंतज़ार हो रहा है। इन द मीनवाइल मरियम नवाज साहिबा ने कुछ ट्वीट्स किए हैं, वो भी पढ़ते हैं जी। वो कहती हैं, आज का फैसला इस साजिश का आखिरी वार है जिसका आगाज़ आइन को रीराइट करके पंजाब हुकूमत प्लेट में रख कर बेंच के लाडले इमरान खान को पेश की गई कि लो बेटा तोड़ दो, ताकि हम जैसे सहूलतकारों की मौजूदगी और निगरानी में तुम्हें दोबारा सेलेक्ट किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के हवाले से सहूलतकार कह रही है मरीम साहिबा। मज़ीद वो कहती हैं, 2018 में जो काम फैज़ खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया था, वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है।
इस खौफनाक और ढटाई से की गई सहूलतकारी और वन मैन शो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने बगावत कर दी। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आईनी और कानूनी हाथों से रोक दे। फिर वो कहती हैं वफाकी काबीना की जानिब से फैसला मुस्तरद कर देना काफ़ी नहीं है। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। जो बात मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर होना चाहिए इन 3 जज साहिबान के खिलाफ, उससे मिलती जुलती बात उन्होंने कहा है कि कटहरे में इनको खड़ा करना चाहिए। मेरे साथ बड़ा सीनियर पैनल है। एजाजुल हक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जहांगीर जदून साहब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रह चुके हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब रहनुमा JUIF, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज साहब, अगर आपसे मैं, क्योंकि हमने मियां नवाज शरीफ साहब के शॉर्ट्स चलाए हैं और मरियम साहिबा के ट्वीट्स पढ़े हैं, तो अगर मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूं, आपको लगता है हुकूमत इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के मूड में है? इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि ये हुकूमत, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज सुनाया है 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें उन्होंने कह दिया कि 14 मई को इलेक्शंस होने चाहिए, उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा है कि 10 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत को फंड्स रिलीज करने चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, बसूरत दीगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को बताएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट उस हवाले से कार्रवाई करेगी। आपको लगता है ये हुकूमत इस मूड में है कि इस फैसले को माने? वैसे ये लहदा बहस है कि मानना चाहिए, ठीक है, लेकिन इस मूड में है कि इस फैसले को माने? और अगर इस मूड में नहीं है तो ये अब क्या करने जा रहे हैं? ये तो रेफरेंस दाखिल करने की बात कर रहे हैं सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। एजाजुल हक साहब, देखिए, सबसे बड़े तो आइन से बगावत जो है, आज मैं हैरान रह गया हूँ ये देखकर कि 3 दफ़ा जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनके मुंह से ये सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि तीनों जजेस जिन्होंने फैसला उनके ख़िलाफ़ दिया, यानी अपेरेंटली उनके ख़िलाफ़ दिया है, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ ये फैसला है, कि तीनों के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस दाखिल कर देनी चाहिए। अब ये किसी को पता नहीं है कि रेफरेंस दाखिल करने के लिए उसका क्या प्रोसीजर क्या है और किस वजह से वो रेफरेंस दायर होता है। दूसरी बात यह है कि देखें, बात तो बड़ी वाज़ेह है, बड़ी क्लियर है कि तमाम जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के, कोई एक भी उनमें से नहीं है जो इससे मुनर्रफ हो कि इलेक्शंस 90 डेज़ में होने हैं। हाँ, अलबत्ता सुओ मोटो के बारे में या दूसरे बारे में या फुल बेंच पे 2 राय हो सकती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जजेस ने भी कहा कि फुल बेंच बनना चाहिए, क्योंकि फुल बेंच बनता है अनप्रेसिडेंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस पे। सो ओवर हियर देयर इज नो अनप्रेसिडेंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। द क्वेश्चन वाज दैट द केस व्हिच वाज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट केम बैक अगेन। तो इसमें कौन सा अनप्रेसिडेंटेड था जिसके लिए फुल कोर्ट बनाया जाए? दूसरी बात यह है कि मौजूदा हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि मुल्क में, बिलावल भुट्टो ने तो कह दिया और मुझे उसकी भी ज़ुबान से सुनकर बड़ा अजीब भी लगा और बड़ा अच्छा भी लगा कि जो उनके मुंह से सुनते हुए कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा। अच्छा क्यों लगा? यानी अब इनकी पूरी कोशिश है। अच्छा इसलिए लगा कि जो रट लगाते थे, जिनके नाना ने ये कहते हैं जी इसके मुहर्रिक थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि 90 दिन, तो वो इससे इनराफ कर रहे हैं कि जी हमें 90 दिन नहीं चाहिए, हमें मार्शल लॉ चाहिए। पूरी कोशिश इस हुकूमत की है कि या तो कोई इंटरम आ जाए, 2 साल का इनको स्टॉप गैप अरेंजमेंट चाहिए, क्योंकि वहाँ बाहर जो आ रहे हैं, पोल्स आ रहे हैं जो किए गए हैं, उसमें लगे 80% लोग जो हैं वो दूसरी तरफ वोट देने को फिर रहे हैं। तो इनको तो वोट पड़ना नहीं और इनको ये मालूम है सबको। और इसमें मुझे हैरानी ये होती है कि ANP इसके अंदर शामिल है, आइन के अलमबरदार मौलाना फजल रहमान इसके अंदर शामिल है, मुफ्ती महमूद साहब के बेटे, जिनको उठाकर इसी असम्बली से 73 के आइन के दौरान उठाकर बाहर फेंका गया था, इसी असम्बली से, अगर आपको वो याद हो तो वो, और इसके अंदर शेरपाओ साहब और पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी के अपने जो सीनियर वकला हैं who are above the party lines now. I think they are looking at the constitution and they are not looking at their party. एतजाज़ हसन साहब हो गए, लतीफ़ खोसा साहब हो गए, 1-2 मैं देख रहा हूँ आजकल कि वो जो लाइन टो कर रहे हैं वो अजीब व गरीब लाइन है। तो ये मैं आज पहले दिन से ये कह रहा था कि मौजूदा हुकूमत ने इस वक्त तो ये मतलब सुप्रीम कोर्ट तो अलग आ गया कि भाई वो नहीं, आज देखा नहीं आपने कि कितनी कोशिश की गई कि बाहर लोगों को ले जाकर
पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे करने की कोशिश की गई, तो चंद मतलब 100 लोग लेकर वहाँ सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ नारे, जजों के ख़िलाफ़ नारे, बेंच के ख़िलाफ़ नारे, प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं, और फिर जिस किस्म के ये ट्वीट्स दे रहे हैं, मतलब मुझे अफसोस होता है ये देखते हुए कि ये मुल्क के आने वाली लीडरशिप है। ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म भी बने, वज़ीर आला भी बने, इस मुल्क की भागदौड़ भी संभालें, और जहनीत इनकी जो है वो अभी भी मेरा ख्याल में कि बच्चों के उससे बाहर नहीं निकली। तो इस माहौल के अंदर मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया। और मेरा एक और भी मेरी बड़ा मतलब क्लियर बात करना चाहता हूँ जी कि अभी तक जितने इक़्तिदाम थे हुकूमत के, सब के सब जो है ना वो गिर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे रख के ये गोली चला रहे थे। अगर जुमान पार पे हमला होता है, लोग कहते थे जी ये तो पीछे इसके कोई और है, ये तो करवा ही नहीं सकते, मतलब सारा इनका गन जो है उधर जा रहा था। अब मेरा ख्याल है, मतलब आई मे बी रॉन्ग, कि उन्होंने भी कहा कि काफ़ी होगी, अब अपना संभालो गंद खुद ही। तो आज आपने देख लिया कि जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, अब इनको समझ नहीं आ रही कि हम जाएं कहाँ। वो अच्छा, लंदन में बैठे हुए हमारे मतलब मुझे ये लग रहा है कि वो अब कह रहे हैं कि हम ए पॉलिटिकल हैं, जाओ अपना गन संभालो। और अब उनके लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया ये। ठीक हो गया। अगर तो उन्होंने न्यूट्रल रहेंगे तो कोई रास्ता निकल आएगा, अगर उन्होंने बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश की तो बहुत अच्छी बात है, अगर उन्होंने अपना वेट किसी एक तरफ डाला तो मेरा ख्याल है कि फिर पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात जो है वो सामने आएंगी। ठीक हो गया जी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, वज़ीर आज़म साहब ने आज जो गुफ्तगू किया उसमें उन्होंने कहा है कि तारीख़ का जबर है, और आज 4 अप्रैल को भुट्टो को फांसी दी गई थी और आज ये आइन का कत्ल हुआ है दोबारा। ये ज़रा सुन लें क्या क्या उन्होंने फिर आपसे सवाल पूछा। जनाब स्पीकर, ये कैसा तारीख का जबर है कि आज 4 अप्रैल है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ, और आज 4 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से जो पिछले 72 घंटे में कार्रवाइयाँ हुई, आज फिर एक मरतबा 4 तारीख को अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। तो कामरान मुर्तज़ा साहब, आप इत्तफाक करेंगे इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अदल इंसाफ का कत्ल है? देखिए, सिर्फ इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होते हुए नजर भी आना चाहिए। इतने बड़े मामले में जब पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आपको कह रही हैं कि हम जो है ये 3 मेंबर बेंच पे जो है ना एतमाद नहीं कर सकते, उनके पास अपनी रीजंस मौजूद हैं, और उसमें ऐसी रीज़न भी है जिसमें 63A वाली रीज़न है। आप खुद जो है लॉ को समझते हो, आप इसको 10 दफ़ा लेके बैठो, आप उसके साथ एग्री नहीं कर पाते जजमेंट के साथ। मैं बल्कि आज ये भी जिक्र कर रहा था कि आज वाले मामले को एजिटेट करने की बजाय आप लोग 63A वाले मामले को एजिटेट करते तो आप बेहतर फुटिंग पे होते। तो ये सारा कुछ अगर आप फुल बेंच दे देते तो फुल बेंच में क्या कोई क़यामत तो नहीं आ जानी थी। 3, 4, 5, 6 दिन की बात थी ना। 3, 4, 5, 6 दिन में केस तो आपके वैसे भी 2-2 साल के बाद मैं केस अभी तैयार कर रहा हूँ, तो वो पहली हियरिंग के लिए जिन्हें बड़े रो के एग्जीक्यूशन लग गई है, तो उसमें बड़े रो के जो है ना वो कल लगेगा पूरा 1 साल के बाद जो है ना वो केस की बारी मुश्किल से आई है। तो अगर पहले भी अगर 1 साल की, तो ये 6 दिन अगर सारे जजेस दे देते या थोड़ी सी लेबर मजीद कर लेते, खुद थोड़ी सी और पेन ले लेते, तो जो भी फैसला आता वो कम से कम किसी को कहने का मौका ना मिलता। बाकी रह गई भुट्टो साहब वाली केस, तो वो तो वाकई तारीख का एक जबर है ना। 3-2 की जजमेंट थी, 2 ने कहा था कि नहीं, और 3 ने उसके साथ इत्तेफाक किया था जी, वो तो ठीक उनकी, और उस एक ने जाके फिर टीवी पे, आज भी आपके पास भी एक क्लिप अवेलेबल होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझ पे प्रेशर था। तारीख का जबर तो नहीं, वो तो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है भुट्टो साहब के केस के हवाले से। जो आज उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया आज के फैसले का भुट्टो साहब के केस के फैसले से, क्या वो कंपैरिजन दुरुस्त है? आपने कहा कि फुल कोर्ट बन जाता तो अच्छा होता, मुनासिब बात है, बन जाता तो अच्छा होता, लेकिन अगर नहीं बन सका तो क्या ये अदल इंसाफ का कत्ल है, जिस तरह से वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ कह रहे हैं? मैं फैसले के साथ इत्तेफाक नहीं करता, उसमें मेरे पास अपनी रीजन है, वैलिड रीजन है, मैं उसको आर्ग्यू कर सकता हूँ, उस पर बहस कर सकता हूँ। ये फैसला जो है ना वो बात नहीं बनती अगर आप उसमें 2010 के बाद वाली अमेंडमेंट को लेके चले, तो फिर जो है ना ये पीस मील में इलेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर समझ नहीं आता।
हाँ, 2 महीने के बाद हो सकता था, 2 महीने ये पहले कर लेते, कोई और रास्ता तो फिर अब होगा क्या आपके तरह। ख्याल में कामरान साहब, अब क्या होगा? आपको भी फैसला समझ नहीं आ रहा, हुकूमत को भी समझ नहीं आ रहा। वो तो कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तीनों जज साहिबान के खिलाफ रेफरेंसेस दाखिल कर लें। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा है लंदन से, मरियम साहिबा ट्वीट में यही बात कर रही हैं। तो क्या अब यही करेगी हुकूमत? मरियम साहबा के लिए या अपना नवाज शरीफ साहब के लिए जो है ना, जदून साहब तशरीफ रखते हैं, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। मैं तो बताऊं ना, तो मेरी तो अपनी लाइन है, मैं इस्लाम के दायरे के अंदर जो है मैं इस फैसले से इख्तिलाफ करता हूं, मैं इसको दुरुस्त नहीं समझता। बाकी चीजें जो है ना वो फिर लोगों, लेकिन जिस तरह से हुकूमत इसके ऊपर रद्द अमल दे रही है, आप उसको भी फिर दुरुस्त नहीं समझते? मतलब कि उस पर भी आपका इत्तेफाक नहीं है? देखिए, मैं अपनी जात का, मैं हुकूमत नहीं हूँ, मैं अपनी जात के लिए जो मैं रद्द अमल दे रहा हूँ, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। मैं किसी को दुरुस्त या गलत करने के लिए नहीं बैठा, मैं अपने लिए जो आपने मुझे उसको रिस्पॉन्ड मैंने कर दिया। चले ठीक है जी। जदून साहब फरमाइएगा। सर, ये नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के कह रहे हैं तीनों जजों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए, तो अब क्या हुकूमत करेगी? आपके ख्याल में ये जस्टिफाइड है? सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला अगर आपको काबिल कबूल नहीं है तो आप फिर जजेस के खिलाफ रेफरेंस दाखिल करने की बात करें? नहीं, हम देखें, हम तो पॉलिटिकल कमेंट्री में या पॉलिटिकल थिकेट में नहीं जाना चाहते। हम तो अपने लीगल जो है, आप अगर मुझे कहते हैं कि ये आपको फैसला कैसा लगता है, तो मेरे पास भी इस तरह कमरान साहब ने कहा है, अपनी रीज़न है कि इस फैसले ने जो इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी वो इनक्रोच कर ली इस फैसले ने। ये इन्होंने एक मॉनिटरिंग बेंच बन के, कल को अगर इलेक्शन कमीशन एक कहता है जी ट्रांसपोर्ट कंपनी मुझे बसें नहीं देती, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट इसको बसें सप्लाई करेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट ही आगे लॉजिस्टिक का सारा अरेंजमेंट करेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन आर्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 220 है, उसको सारा अपने पास रख लिया है। तो इस तरह मेरे पास अपनी रीज़न है कि जो फैसला आ जाया है, ये जो है ये उस पर इलेक्शन कमीशन की तमाम जो पावर है इनक्रोच कर ली है। हाँ, अगर वो इलेक्शन कमीशन डेट देने का पाबंद नहीं है तो कहते हैं आप इलेक्शन कराएं। अब इसमें ये तो नहीं है कि आप जी अब गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दे दी कि पैसे अरेंज करें, अगर नहीं आते तो हमारे पास आ जाएं। ये तो आप इलेक्शन, अभी इलेक्शन के अंदर ना हुआ या कुछ भी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का बेंच जिम्मेदार है इलेक्शन का। अगर इसके की तरह इलेक्शन हो गया, बक्से चोरी हो गए या कुछ और खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, तो वो ये बेंच जिम्मेदार है और ये सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अब इलेक्शन फेयर कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी खत्म हो गई है। उन्होंने खुद कह दिया कि अगर कोई आपको प्रॉब्लम हुआ तो हमारे पास आ जाए। क्या इस बेंच ने लिख दिया कि आर्टिकल 218 हमने कलअदम करार दे दिया, जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी खत्म हो गई है, फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट? उन्होंने कहा है आपको कुछ भी मसला हो तो हमारे पास आ जाए। तो फिर सर, मसला होने का ये मतलब तो नहीं है कि जिम्मेदारी खत्म हो गई है। उन्होंने कहा है कि अपना काम करें, अगर मसला हो तो हमारे पास आए। देखें ना, आप इलेक्शन कमीशन को अपनी उस ऑर्डर में टूथलेस कर दिया आपने, उसके बाद पावर ही खत्म कर दी है। इलेक्शन कमीशन क्या कंटेम्प्ट इशू कर सकता किसी को? आप मुझे बताएं ना, आप भी वकील हैं माशाल्लाह, आपने कितना पढ़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन कंटेम्प्ट इशू कर सकता है? नहीं कर सकता। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करने के इख्तियारात तो हैं। ये सेक्शन 10 जो है इलेक्शन एक्ट का, उसमें कंटेम्प्ट पावर है इलेक्शन हाई कोर्ट के बराबर इलेक्शन कमीशन की। अब अगर एक अदारे के पास अपनी पावर है कंटेम्प्ट की, या अदारा अपनी पावर एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज, तो सवाल ये पैदा होता है ना जदून साहब, सवाल ये पैदा होता है, लेकिन चलें आप, अब मैं बीच में बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो आप बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या कंटेम्प्ट इशू करने का इख्तियार नहीं है, लेकिन वो तो ऐसे मतलब कि भीगी बिल्ली बन जाते हैं फौरी तौर पे। जैसे ही वो वफाकी हुकूमत कहती है हमारे पास फंड्स नहीं, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं, वो कहते हैं हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो हाथ खड़े कर लेते हैं, हैंड्स अप। तो इस सूरत हाल में जो बात आप कर रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डोमेन में इंटरफेरेंस है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो ये बामरे मजबूरी हुई है ना सर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना काम ही नहीं कर रहा था। आर्टिकल 224 के अंदर अगर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, हुकूमत कहती है ना सिक्योरिटी दे सकते हैं ना पैसे दे सकते हैं, वो आराम से चुप करके बैठ जाते हैं, हैंड्स अप। किधर की कंटेम्प्ट की पावर फिर? जी फरमाइए। बात सुन लेना, जी किधर है 90 दिन का इलेक्शन? मुझे बता दें, आप बता दें। 224 पढ़े, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है।
90 दिन नहीं है, 90 दिन तो कब के गुजर चुके हैं मेरे भाई। उसके अलावा एक और बात सुन ले आप, शायद सुप्रीम कोर्ट में नहीं, कैसे गुजर चुके हैं, कैसे गुजर चुके हैं जदून साहब, ऐसे तो ना करें। अब आप कुछ भी कहेंगे तो मैं उसमें ये तो नहीं कह सकता कि सर तस्लीम खान कैसे गुजरे हैं 90 दिन, आप मुझे बता दें। अच्छा आप मुझे बताएं, चले आप ये काउंटर आर्गुमेंट कर रहे हैं, 90 दिन किस तरीके को पूरे होते हैं? 18 दिन को 18 जनवरी को जो असेंबलियां तहलील हुई थी वहां से अगर काउंट करें तो 9 अप्रैल जो पहले तारीखें आ रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ही अपनी सजेस्टेड, उसके मुताबिक मेरे ख्याल में 7, 8, 9 या 8, 9, 10 उन्होंने कहा था उसमें इलेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन बदनीयती की वजह से नहीं हो सका। फिर 30 अप्रैल को हो जाना चाहिए था। जी फरमाइए। नहीं हो सका, फिर आप मई को होना चाहिए था, नहीं हो सका, फिर आगे जून जुलाई को मई तो आया नहीं, यानी कि आपने पहले ही समझ लिया कि मई को भी नहीं होगा। नहीं समझ नहीं लिया है। देखिए कोर्ट के अंदर 20-20 साल केस लटके रहते हैं, वो तारीख देते हैं या 15 दिन की, 1 महीने की, तो वो डायरेक्शन आती है सुप्रीम कोर्ट से, जी ये फैसला आप कमरान साहब आंसर रहे हैं कि ये 30 दिन के अंदर डिसाइड करें। वो हम पूछते हैं यार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 30 दिन के अंदर डिसाइड करें, वो कहते हैं जी प्रोसिक्यूशन नहीं तावन नहीं कर रही, डिफेंस नहीं तावन कर रहा। इसमें भी ऐसे ही होगा, इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं इस केस में भी ऐसे ही होगा, जैसे नीचे लोगों को 20-20 साल इंसाफ नहीं मिलता और वो सिस्कियां लेते रहते हैं, इस केस में भी ऐसे ही होगा कि राइट टू वोट एक्सरसाइज करने के लिए लोग कहेंगे कि हम इलेक्शंस में जाना चाहते हैं, लेकिन डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल होंगे। नहीं, डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों इस्तेमाल हो रही हैं भाई? आप देखें इन्होंने जब वो क्वेश्चन कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि अतर मेले साहब का क्वेश्चन फ्रेम करें कि इन्होंने असेंबली क्यों डिसॉल्व की है, और असेंबली लीडर ऑफ द हाउस से पार्लियामेंट्री लीडर ने डिसॉल्व किए या इमरान खान की विल पे डिसॉल्व हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है पार्लियामेंट्री लीडर जो है वो असेंबली डिसॉल्व करेगा। अब आपके ख्याल में इलेक्शंस डिले होंगे? 14 मई को नहीं होंगे इलेक्शन? मैं आ रहा हूँ इजाजत। इलेक्शन देखें, इलेक्शन कमीशन का काम है कराना, मेरा और आपका काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन समझेगा नहीं होगा तो आके बता देगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन देखें जदून साहब, देखिए मेरी बात सुने, आप एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, मुझे ये बताएं आप क्या आप कोई डोमेन है एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के ऑफिस का जिसके आप पाबंद हैं, या आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं? कुछ ना कुछ तो है ना सर जिसको आपने जाब्ते को फॉलो करना है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने किसी ना किसी जाब्ते को फॉलो करना है अपनी मर्जी से। ये तो नहीं कह सकता कि नहीं कराता इलेक्शन। नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन कभी नहीं कराता कि मैं नहीं कराता। वो कहते हैं हम तो तैयार हैं, ये वाली चीजें हमें दें। इलेक्शन कमीशन जो है ना यहाँ का, पाकिस्तान का, ये फुली इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है। इसे रिटर्निंग अफसर बाहर लेने हैं, इसे प्रिजाइडिंग अफसर बाहर से लेने हैं, इसे प्रिंटिंग बैलेट की बाहर से करानी है, इसे लॉजिस्टिक बाहर से लेने हैं, इससे पैसे बाहर से लेने। पहले आप देखें ना, सारी पार्टियां बैठे आके कहें इलेक्शन कमीशन को इतना इंडिपेंडेंट बनाया कि जिसने देने हैं उसने एहसान करना है, जिसने देने हैं वो उनके मतलब का जाती मलकियत तो नहीं है ना। रिटर्निंग ऑफिसर किसी ने अगर देने हैं या सिक्योरिटी एहलकार देने हैं या किसी ने पैसे देने हैं तो वो उसने अपनी जाती जेब से तो नहीं देने। रियासत का फंड है, रियासत के लिए इलेक्शन होना है, उसके अंदर उन्होंने देने हैं सर, तो वो क्यों उसके ऊपर अकड़े हैं कि नहीं देंगे? जी अब थोड़ा सा स्पेस देना, फिर जाएं। सबसे पहले तो जो चीफ जस्टिस ऑफ लोअर हाई कोर्ट है उसको कंटेम्प्ट इशू करें कि आपने जो इनके रिटर्निंग अफसर हैं, जुडिशियल अफसर हैं, वो क्यों नहीं दे रहे आप? चीफ जस्टिस करेंगे सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कंटेम्प्ट कौन इशू करे? किसकी बात? ये मैं कह रहा हूं ना, उन्होंने रिफ्यूज कर दी है, उन्होंने कहा हम नहीं स्पेयर कर सकते बंदे। यानी कि आप कहते हैं कि इलेक्शंस हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, तो फिर लपेटे इस जमहूरियत को सर खत्म करें। मतलब कि इस तरह की बातें तो सर ये तो अखीर ही हो गई है ना कि जी वो रिटर्निंग ऑफिसर्स नहीं है, फंड्स नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, कोई करने वाली बातें होनी चाहिए सर। नहीं, रिकॉर्ड की बात नहीं, लाहौर हाई कोर्ट की जज ने कहा है हम जुडिशियल ऑफिसर स्पेयर नहीं कर सकते। आप बताएं ना, ये नहीं बात, ये कमरान साहब से पूछ लें, उन्होंने कहा ये नहीं कहा। नहीं, कहने का मकसद ये है कि व्हाई दिस टाइम, व्हाई रिटर्निंग ऑफिसर्स आर नॉट अवेलेबल दिस टाइम, why members of the subordinate judiciary are not available as returning officers this time? हर दफा अगर होते हैं, इस बार क्यों नहीं? ये सवाल है सर। तो ये चीफ जस्टिस साहब को उनको बुला के बताना चाहिए था ना कि आप रिटर्निंग अफसर को क्यों नहीं दे रहे इलेक्शन कमीशन को? ये कहां से, अगर नकवी साहब केयर टेकर क्यों नहीं दे रहे आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछता हूं, आप एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, क्यों नहीं दे रहे आप मुझे बताएं, क्यों, क्या वजह? मेरे तो डोमेन में नहीं है ना चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। सर सवाल है ना, आप ही ने उठाया, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्यों नहीं दे रहे आप मुझे बताएं। उन्होंने अपना डिसीजन किया ना कि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे पास इतने जुडिशियल वर्क डिस्टर्ब होता है। जिस तरह आर्मी वाले कह रहे हैं जी हमारा जो सोल्जर है वो बॉर्डर पे काम कर रहा है, काउंटर टेररिज्म पे इन्वॉल्व है, तो हम किस तरह आपको पोलिंग स्टेशन पे आगे बंदा तो क्या गारंटी है कि अक्टूबर में ये हो जाएगी स्ट्रेंथ अवेलेबल? क्या गारंटी है कि वही बात है कि फिर अक्टूबर में भी नहीं हो सकते? ये गारंटी जिन्होंने आज फैसला दिया उनको लेनी चाहिए थी ना।
ये बात सिर्फ इतनी है कि अभी जो हुकूमत है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सियासी तौर पे गैर मकबूल है, इस वजह से कुछ भी अवेलेबल नहीं है। जिस दिन उन्हें लगा, वो जो स्टॉप एंड गैप अरेंजमेंट की बात कर रहे थे एजाज साहब, कि अब हम फिट हैं इलेक्शंस में जाने के लिए, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा अगर उस टाइम तक वो हुकूमत में। ये भी देखें, ये भी एक परसेप्शन है। 2018 में इमरान खान की मेजॉरिटी नहीं थी, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। कहां से बंदे जहाज में आए आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कहां से इंडिपेंडेंट आए। तो ये दिन कभी खत्म भी होना है इस मुल्क में, या ऐसे इस मुल्क को चलाना है सर? कभी ये खत्म भी करना है। मैं तो तनकीद करता हूं उसके ऊपर, अगर 2018 में कुछ गलत हुआ था और उसकी वजह से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना था, और इमरान खान के साथ भी गलत हुआ था, बैसाखियां उसको दी गई थी और उसके सहारे पर चलना पड़ा था, और वो इंडिपेंडेंटली नहीं चल सका था। लेकिन ऐसे ही चलना है इस मुल्क में सर। आप कहते हैं एक पार्टी जो है वो एक ब्रेक लेनी है, मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सवालनामा। एजाजुल हक साहब, हुकूमत का जो मूड है, मैंने प्रोग्राम का आगाज़ ही यहाँ से शुरू किया था कि इनका कोई मूड नहीं लग रहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मानना है, बल्कि वो तो हेड ऑन ले रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि फ़ैसला ना सिर्फ गैर आइनी है बल्कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। और राना सनाउल्लाह साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला, इमरजेंसी की भी बात करें, आपको शॉर्ट सुनवाता हूँ, सुने। ने भी अपनी तकरीर में कहा कि मुल्क में मार्शल लॉ भी रख सकता है और इमरजेंसी भी रख सकता है। इमरजेंसी का ऑप्शन है। इमरजेंसी का ऑप्शन तो जब हालात पैदा होंगे तो फिर ऑप्शन तो आइन में दर्ज है। आइन में वो आर्टिकल जो है वो मौजूद है, वो कहीं गया नहीं है। एक जवाब वो बनता है कि जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो बात की है कि आखिर हर फैसले में यही 3 जजेस क्यों। जी एजाजुल हक साहब, इमरजेंसी भी लग सकती है इस मुल्क में? देखें कौन सी इमरजेंसी लगेगी। ये तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं, मुल्क को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, लोगों के पैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। पहले ही इक्तिसादी मामलात इतने ख़राब हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क मुतम्मल हो सकता है कि इमरजेंसी लगे यहाँ पे। लेकिन जिस बात पे मुझे हैरानी हो रही है कि एक जजमेंट आई है, फ़र्ज़ करें तो आपके पास बहुत सीनियर वकला बैठे हुए हैं जिनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। एक तो एडवोकेट जनरल है हमारे, जिन्होंने लाजमी बात है कि हुकूमत का नुक्ता नज़र देना है। एक फैसला आ गया है, नहीं। आप उससे इख्तिलाफ करते हैं, जो आपका हक है, ठीक है ना, आपने इख्तिलाफ कर लिया, क्या उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे आप? और दूसरी बात ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर 90 डेज से 4 दिन ऊपर हो गए तो इसका मतलब कि बस अब खेल ख़त्म हो गया। एक भी जज मुझे बता दें जिसने कहा हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 90 डेज से ऊपर जा सकते हैं। इन सब में से फिर ये कह रहे फुल कोर्ट बनाएं। तमीज़ुद्दीन का भी फुल कोर्ट था, दोसू का भी फुल कोर्ट था। क्या उन फुल कोर्ट्स ने जो फैसला दिया वो काबिल कबूल था, वो डेमोक्रेटिक था? तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप फुल कोर्ट, आपकी मंशा की अगर आए जो फैसला है तो ठीक है, अगर ना आए तो आप कहेंगे नहीं है। अब कहाँ पे हम आकर खड़े हो गए? या तो कोई वे आउट दे ना। ये देखिए PTI ने कहा, आज भी उनके रहनुमा सारे कह रहे थे कि अब हम बैठकर कौमी असम्बली के बारे में बात करने को तैयार हैं। 1 माह आगे 2 माह पीछे कौन सी कोई क़यामत आ जाएगी? हाँ, अगर आप नहीं चाहते इलेक्शंस हों तो फिर तो मैं तो नहीं कह सकता आपको, फिर तो किसी थर्ड पार्टी को आगे कहना पड़ेगा ना कि या इलेक्शन करवाओ या घर जाओ। तो शायद इनकी वो भी ख्वाहिश पूरी हो जाए फिर कि कोई और इंटरवीन कर दे तो ना वो खेलेंगे ना खेलने देंगे। मतलब हम विक्टिम भी उठा के ले जाएंगे, बैट और बॉल भी ले जाएंगे, फिर जो करना है आप कर लें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे भाई हैं और जदून साहब से कि आप मुझे बताएं कि आपके नज़दीक वे आउट क्या है। मतलब हाउ आर वी गोइंग टू रिजॉल्व दिस इशू? बात तो यहाँ पर है, कैबिनेट को भी यही चाहिए कि ये ना कहते कि जी जजों को हम सत्यानाश कर देंगे, इनको उठा के ले जाएंगे, इनकी बीवियाँ जो वहाँ आकर बैठी हुई थी उन्होंने फैसले करवाए, या फिर इनके खिलाफ रेफरेंसेस दें। ये कोई बात है करने की? मुझे बताएं ना, क्या ये बनाना रिपब्लिक है? यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। आप चीफ जस्टिस को उठा के बाहर फेंक दें या तो कि जनाब आप इस काबिल नहीं है कि आप यहाँ पर रहें, हम हमारे मतलब का जो चीफ जस्टिस होगा हम उसको लाकर यहाँ पे बैठा देंगे। और हमें ये भी पता है कि 2029 तक किस किस की बारी कब कब आनी है। देखिए यहाँ तो एक सीधी सी लाइन है। ये फौज का तो मामला नहीं है कि जहाँ पे कहें जी जिसको दिल करे चीफ लगा दें, जिसको दिल करे ना लगाएं सीनियरिटी में से। यहाँ तो उन्होंने तय किया हुआ है सब कुछ। तो अब हमने देखना है कि हमने जाना कहाँ है। देखिए मुल्क को इस दलदल से निकालें। खुदारा मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा प्राइम मिनिस्टर से भी, उनके तमाम साथियों से भी, जो 14-13 जमातें हैं साथ उनके, कि आप वे आउट दें इसमें से। आप कहें जी आए हम बैठ कर बात करते हैं, अगर अपनी एक टीम बनाएं, वो अपनी एक टीम बनाएं,
बैठकर फैसला करें यार कि अक्टूबर में करवाने हैं, नवंबर में करवाने हैं, दिसंबर में करवाने हैं या अगस्त में करवाने हैं। एक डेट दें जिस पे सुप्रीम कोर्ट भी पहले सबसे क्या कहा था चीफ जस्टिस ने, उसने कहा था अगर आप बैठकर फैसला कर लें तो हम आपको टाइम देने के लिए तैयार हैं। कोई बैठने को तैयार ही नहीं है। वो लाडला है, ये पता नहीं अपने आप को क्या कहते हैं, सिसिलियन माफिया हैं क्या है। अभी आज भी उनका मतलब मैं वो पढ़ रहा था। तो ये चीज़ें छोड़ दें, तराजू के पलड़ों को भी बराबर करने की बात कर लें। वो भी वे आउट में रखना चाहते हैं तो रख लें कि जी अच्छा, आपने कामरान मुर्तज़ा साहब से सवाल पूछा है कि वे फॉरवर्ड क्या है, मैं उनसे वो पूछता हूँ, लेकिन निगरान वज़ीर आला पंजाब के मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उनसे रिपोर्टर ने जब सवाल पूछा है आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, तो रद्द अमल में खामोशी थी उनका। वो रिएक्शन ज़रा दिखा देता हूँ व्यूअर्स को पहले। वो लगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया आज। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो उसके जवाब में खामोशी थी। कामरान मुर्तज़ा साहब, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखिए, जिस वक्त फैसला आया ना जी, ये जाजुलक साहब को ज्यादा बेहतर पता होगा। उससे कुछ देर बाद शायद अगर यहाँ पे कैबिनेट का इजलास जारी था तो सिस्टर सिटी में शायद किसी और का इजलास भी जारी था। तो अगर मामलात अगर दोनों फरीक उसमें ये ना करिए ना कि इसमें एक फरीक को जो है वो एक्यूज करें, दूसरे फरीक का शायद उससे भी ज्यादा कसूर है। 4 साल हुकूमत में गुजार के गए हैं और 4 साल हुकूमत में गुजारते हुए किसी से हाथ में लाना गवारा नहीं किया, सबको चोर डाकू फलाना ढिमकाना इस तरह से करार देते रहे। आगे बढ़ना चाहिए दोनों फरीकों को। और मेरा ख्याल है, जो मैं अपने तौर पे एज ए पॉलिटिकल वर्कर असेस कर रहा हूँ, कि मियां नवाज अब तो जा रहे हैं उम्रे पे, मरियम भी जा रही हैं और के बाद शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो उधर सऊदी जा रहे हैं उधर से मुमकिन तौर पे इकट्ठे भी आ सकते हैं या आगे पीछे आ सकते हैं। तो ये सारा कुछ इलेक्शन के उसमें होगा। ये हम सारे जो है ना पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते कि कोई केयर टेकर सेटअप जो है ना गैर मुइना मदद तक जो है मामलात को लेके चले। हमारा सिर्फ जो है ना, और इवन इलेक्शन को भी हम अपोज नहीं करते, सिर्फ जो है ना हमारा जो तमाम तर जो है वो जो तो वो है बात, जो हमारा नुक्ता नज़र ये है कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। उसमें आप चूंकि आप दोनों हजरात जो है शायद बड़े सूबों से हमारी बात को उस तरह से फॉलो नहीं कर पाते। देखिए 52, 53, 54% जो है ना वो पंजाब है। पंजाब वो ही सारे फेट जो है ना वो डिसाइड कर देता है। हम छोटे सूबों में बैठे, हम आपके एक शहर के बराबर भी हमारी टोटल सीटें नहीं बनती हैं। और आपके यहाँ अगर पहले कोई रिजल्ट आ जाए या आपके यहाँ रिजल्ट का एक मुतवक्को रिजल्ट मालूम हो या आपके यहाँ एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट मौजूद हो और हम जो है ना वो ये आपके एक शहर, आपके फैसलाबाद जितनी, आपके लाहौर से कम, आपके गुजरांवाला से भी कम, हम पूरे सूबे की सीटें लेके बैठे हो, तो हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं बनती, हम मैटर ही नहीं कर रहे होते। और जब वो पहले से रिजल्ट जो है ना 2-4 महीने पहले पता चल जाए उसका, तो वो हमारे रिजल्ट जो है वो उसके ऊपर एक असर पड़ेगा लाजमी तौर पे। फिर जो छोटे सूबे हैं वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं या उनके यहाँ जो है ना वो फिर उसी लाइन पे चलने के, इस तरह से और जो है ना एक इशू हार्ड बर्निंग वगैरह शुरू हो जाएगी। सिर्फ इसका वे फॉरवर्ड यही है, इसको मई में ना करवाया जाए, उसको जो है अक्टूबर में ना करवाया जाए, आगे पीछे बैठ के, मगर ये दोनों फरीकों को एक एक 2-2 कदम आगे बढ़ाना पड़ेंगे। ये चोर डाकू लाडला ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मेरे ख्याल के मुताबिक पार्लियामान जो है वो अपना किरदार अदा करने में शायद अब तक कामयाब नहीं हो सकी। ये इन इशू जो है पार्लियामान के अंदर होता है। ठीक है, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सवालनामा। थोड़ी देर पहले आप खबर देख रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप साबिक अमरीकी सदर को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूयॉर्क में एक अदालत में वो पेशी भुगतने के लिए गए थे, फ़र्द जुर्म आयद हुई थी उन पे और वहाँ पे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। जो चार्जेस हैं वो ज़रा थोड़े अजीबोगरीब ही हैं और उसके ऊपर उनको अरेस्ट कर लिया गया। बहरहाल जहांगीर जदून साहब, अब ट्रंप साहब का अरेस्ट के ऊपर तो ऑफ कोर्स मैं आपसे कमेंट नहीं लूँगा क्योंकि आप एडवोकेट जन इस्लामाबाद हैं। ले बताएं। जी बताएं। कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए।
जी। मैंने कहा पाकिस्तानी जो ट्रंप है उस पे तो चार्जेस फ्रेम करना सबसे बड़ा मसला है। अच्छा, आप इमरान खान साहब को कह रहे हैं पाकिस्तानी ट्रंप? देखिए ना, अब इधर तो बहुत मसला है ना, इधर तो पाकिस्तान के अंदर तो आप समझ नहीं सर्व करते। देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर लॉ देखे सब, अब उन्होंने अरेस्ट भी कर लिया है, लोग भी थे, चार्ज भी फ्रेम हो गए, लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी बंदा, आप देखें ये बहस दूसरी तरफ निकल जाएगी, आप अपना सवाल करें, लेकिन केस है आपके इसके अगेंस्ट। नहीं तो केसेस तो इमरान खान पे भी 100 से ऊपर बनाए हुए हैं आप लोगों ने, आपकी हुकूमत ने केसेस। नहीं सर, 100 नहीं है उसके ऊपर। वो कहते हैं कि 100 से ऊपर हो चुके हैं, कितने आप बता दें? नहीं, वो मैंने टीवी पे एक बताया था, इस पे प्रोग्राम हुआ था, उनके अगेंस्ट टोटल 40 केस है। अच्छा, वैसे वो अदालती रिकॉर्ड को वो कहते हैं कि जी उसके मुताबिक 121 केसेस हैं जो उनके। नहीं, वो पॉलिटिकल वर्कर के वो सारे आपको पता है ना, सारे 109 छोटे केस, सब 2-3 केस के अलावा। आप क्या कह रहे हैं कि कितने केसेस हैं? मेरे ख्याल में तकरीबन 40 37 केस है। वो सिर्फ इस्लामाबाद में? नहीं, पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, वो ये कहते हैं पीटीए वाले कि वो सिर्फ इस्लामाबाद में वैसे, लेकिन बहरहाल केसेस तो आपने चले अगर 38 भी कर लें, 38 कोई थोड़े केसेस होते हैं जदून साहब? नहीं, देखें उसमें आप देखें ना इंसिडेंट देखें आप, ये उन्होंने बसें जलाई हैं क्या कुछ, बल्कि बाज़ केसेस हैं ये 25 जो पीछे थे ना मई, मतलब 2022 वाले भी केस उसमें शामिल है, सारे मिला जुला के ना, पुराने केस भी इसके शामिल है। 2 केस इमरान के खिलाफ 2018 के, पता नहीं कितने, जब ये इधर पहली दफ़ा आए थे इन्होंने हमला किया था, पुलिस वाले को मारा था, सारे मिला जुला कितने केस बनते हैं। अच्छा चलें, रिकॉर्ड अच्छा बन रहा है इनका। एजाज साहब वो कहते हैं रिकॉर्ड अच्छा बन रहा है। दूसरा ये उन्होंने कोई पाकिस्तानी ट्रंप कह दिया इमरान खान साहब को, इफ यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट। वो इन्हें लाइट देखें, ये तो पता नहीं लाइट नोट पे कहा उन्होंने, पता नहीं शायद तारीफ ही कर रहे हो अपनी तरफ से। 143 केसेस लाहौर हाई कोर्ट ने जो सारे जमा किए केसेस, उसमें उनका 143 केसेस हैं छोटे बड़े मिलाकर। तो अब अरेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, कोशिश बस सब मिलाकर वो जो उनके जिसमें उनका नाम है, यानी चाहे वो नहीं बस जलाई है या उसको गाड़ी को फेंका है उसके अंदर, चले 43 हम मान लेते हैं, आपके 37 ही केसेस बहुत हैं। जी केसेस, चलो केस तो एक ही बहुत होता है, इतने केसेस की जरूरत ही नहीं। लेकिन अब मैं जो बात करने लगा हूँ, मैं भी बड़े लाइट मूड में बात करने लगा हूँ जी कि वो केसेस, जिस केस को अप्रैल 11 को जिसकी पेशी थी और जिसमें कन्विक्शन होनी थी और जिसके लिए पूरे नैब के रूल्स एंड प्रोसीजर्स को असेंबली से चेंज करवाया गया, तो वो भी तो एक केस था ना जो सारे पाकिस्तान को मालूम है, जिसके बारे में। तो आप वज़ीर आज़म बन गए बजाय अपने केसेस भुगतने के बजाय, तो ये खुशकिस्मती है मैं समझता हूँ आपकी। लेकिन अभी मुर्जा साहब ने जिस तरह कहा, मैं जदून साहब से भी सुनना चाहूँगा कि इनके जहन में क्या वे फॉरवर्ड है, क्योंकि ये हुकूमत की अक्कासी और तर्जुमानी। सर वो सियासी बात नहीं करेंगे ना, ये भी 1 मिनट ले लें। जी फरमाएं। नहीं, ये इनकी बात ठीक है, मैं कमरान साहब के जो व्यूज है उसको बिल्कुल फुली इंडोर्स करता हूँ। ये मेरी बिल्कुल ये ओपिनियन है कि बैठना चाहिए, पॉलिटिकल क्वेश्चन का पॉलिटिकल सोल्यूशन होता है। पॉलिटिकल थिकेट में जब कोर्टें जाती हैं तो बस अब इसका पॉलिटिकल पार्टियां के दिन आपने फैसला करना है, एक पॉलिटिकल पार्टी अगेंस्ट होगा तो बहुत अच्छी बात है। हालात में ठीक है, आखिरी 1 मिनट पहले दिन से बैरिस्टर साहब, मैं पहले दिन से जो कामरान मुर्जा साहब ने कहा ना, यही मैं बात कर रहा था। उन्होंने आज बड़े अच्छे अंदाज में कहा और ये बिल्कुल सही था। मैंने कहा कि कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है, मैं कामरान साहब का कमेंट ले लूं। कामरान साहब, बड़े सूबे में क्या पॉलिटिशियंस बैठेंगे इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए? कोई इम्कान है? लगता नहीं है। ये जो है ना, वो मामला को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले जा रहे हैं और खुदा न खास्ता इसमें नुकसान का अंदेशा है दोनों तरफ के लोगों को। किसी एक की बात किए बगैर दोनों तरफ के लोगों को इस वक्त जो है इसको समझना चाहिए। पूरे मुल्क में इस वक्त इवन जो मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर जो है ना, मैं समझता हूँ पूरे मुल्क में इवन एस्टैब्लिशमेंट भी शायद यही चाहती हो कि इलेक्शन एक दिन हो जाए, उसको कुछ आगे बढ़ाइए, कुछ पीछे कीजिए, वरना जो है ना ये आपको नुकसान आ गया।
बिल्कुल ठीक है, नहीं इसका सोल्यूशन है ये, और इसके अलावा कुछ चारा ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। चलें देखते हैं जी कि आने वाले दिनों में अब क्या होता है। अपेरेंटली इस वक्त तो जो सिचुएशन है वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला इन फील्ड है, हुकूमत उसको मानने से इनकारी है, उन्हीं जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की बात है। ये किस तरह से अनफोल्ड होगा आने वाले दिनों में, मज़ीद सियासी और दीगर बहरानों में ये पता लगेगा। अल्लाह ताला मुल्क की हिफाजत करे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।